हम इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर्व्स की हम बात करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट है मैक्स और लोरेंज। इसको लोरेंज ने 1994 में ये कर्व बताया था उन्होंने। इसमें पता है उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि अगर हमारी इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं, अगर 10% पॉपुलेशन के पास 10% इनकम है और 25% के पास 25% इनकम है, 50% पॉपुलेशन के पास में 50% इनकम है, अगर ऐसा है ना, तो एक 45 डिग्री का कर्व बनता है। और इसका मतलब होता है कि एकदम इक्वलिटी है हमारी इकोनॉमिक्स में। और इन्होंने बताया कि ऐसा होता नहीं है। अगर जब ये कर्व थोड़ा नीचे की साइड होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये इनइक्वलिटी को दर्शाता है। तो ये लोरेंज कर्व जो है ना, वो इनकम इनइक्वलिटी को मापता है। और एक्स पे पॉपुलेशन को दिखाते हैं और वाई एक्स पे इनकम को दिखाते हैं। और बीच में जो कर्व बनता है ना, कि कितनी पॉपुलेशन के पास में कितनी इनकम है, इसका जब कर्व बनेगा ना, तो वो अगर 45 डिग्री रेखा पे बनेगा ना, तो वो है एकदम इक्वलिटी है, परफेक्ट इक्वलिटी है। और अगर नहीं बन रहा है ना, तो अगर झुका हुआ है तो इनइक्वलिटी है हमारी इकोनॉमिक्स में। तो इससे हम समझ सकते हैं। और गिनी कोएफिशिएंट जो है ना, वो भी इसके माध्यम से ही निकाला जाता है। जीरो पे पूर्ण इक्वलिटी होती है और 1 पे पूर्ण इनइक्वलिटी होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं AW फिलिप्स की। इसको फिलिप्स कर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच रिलेशन बताता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट घट जाता है, और इन्फ्लेशन घटती है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। लेकिन लॉन्ग रन में ना ये रिलेशन स्टेबल नहीं रह पाता है, क्योंकि जब स्टैगफ्लेशन होती है ना, हाई इन्फ्लेशन होती है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो ये फेल हो जाता है ये कर्व। तो 1970s में जब स्टैगफ्लेशन हुआ, तो फिलिप्स कर्व गलत साबित हुआ। और तीसरे कर्व की हम बात करते हैं, साइमन कुजनेट्स कर्व। इसको कुजनेट्स कर्व भी कहा जाता है। इनकम ग्रोथ और इनकम इनइक्वलिटी का रिलेशन बताता है। इन्वर्टेड यू, पहले बढ़ती है फिर घटती है इनइक्वलिटी। इनका मानना है कि जब डेवलपमेंट शुरू होता है तो इनइक्वलिटी बढ़ती है, जब ग्रोथ बढ़ती है तो रिच और रिचर हो जाता है, पुअर और पुअर हो जाता है। लेकिन जब मैच्योर इकोनॉमी होती है ना डेवलपमेंट के बाद में, तो इनइक्वलिटी कम हो जाती है। डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना, जैसे इंडिया है, इनमें इनइक्वलिटी बढ़ सकती है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में वेलफेयर पॉलिसी से कम हो सकती है। आर्थर लेफर जो है ना, लेफर कर्व के नाम से जाना जाता है, इन्होंने बनाया था ये। यह टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू का रिलेशन बताता है। अगर 0% टैक्स है तो रेवेन्यू 0 होगा, और 100% टैक्स है तो भी रेवेन्यू 0 होगा। मतलब कोई काम नहीं करेगा अगर 100% टैक्स होगा तो। भाई जब 100% टैक्स हमसे ले लेगी गवर्नमेंट, तो फिर हम काम क्यों करेंगे? तो रेवेन्यू 0 ही होगा, कोई काम ही नहीं करेगा फिर। तो बीच में एक ऑप्टिमल टैक्स रेट होना चाहिए। मतलब एक ऐसा भी नहीं है जैसे वो है ना, बौद्ध धर्म में है कि वीणा के तार को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना भी मत ढीला रखो कि कोई आवाज़ ही ना निकले। तो मतलब हमें ना मध्यम मार्ग लेके चलना चाहिए। वैसे ही टैक्स जो है ना, वो एक परफेक्ट रेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई काम ही ना करे, इतना उसको हाई रखो कि कोई किसी का काम करने का ही मन ना करे, फिर भी रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। तो उसको एक फिक्स ऑप्टिमल टैक्स रेट पे रखना चाहिए टैक्स को। तो इसके बाद में हम देखते हैं, एक और होता है डिमांड कर्व। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन इसके अपोजिट एक और होता है, जैसे कोई चीज़ है, उसकी हम प्राइस बढ़ा देते हैं ना, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत है ये, पता है क्यों? जैसे आईफोन होता है ना, तो उसकी प्राइस हम बढ़ा देते हैं, तो फिर भी उसकी डिमांड बढ़ती ही रहती है। इसको बोलते हैं गिफिन गुड्स। तो ये कुछ बातें हैं, ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए।